चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, जो पहली खबर है वो सीबीआई को लेकर है। आप लोग सीबीआई से भली भांति परिचित होंगे। सुशांत सिंह राजपूत का केस था, तब भी सीबीआई से मांग हुई थी कि इसकी जांच की जाए। इसने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए, लेकिन हाल फिलहाल ये पिछले 2-3 सालों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको लेकर न्यूज ये है कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसने आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया है। किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। क्यों फाइल किया है? क्योंकि केंद्र सरकार सीबीआई का मनमाना उपयोग कर रही है। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 131 क्या कहता है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, यानी वास्तविक न्यायाधिकार क्षेत्र की बात करता है। आर्टिकल 131 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जब भी किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होगा तो ऐसे केस को सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ना कि कोई हाई कोर्ट। और ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यानी बीच में ऐसा नहीं कि दो राज्य लड़ रहे हैं आपस में तो वो हाई कोर्ट जाके बोले कि भाई हाई कोर्ट सुलह कराओ। तो 131 में क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट आपस में डिस्प्यूट होता है या स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट होता है, तो इस तरह के जो विवाद होते हैं इसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है। पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ केस किया है कि वो सीबीआई का गलत तरीके से उपयोग करती है। तो ये डिस्प्यूट किसका हुआ? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हुआ। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट, आप केंद्र सरकार से पूछिए कि क्यों वो सीबीआई का गलत यूज करती, क्यों सीबीआई का मनमाना उपयोग करती है। तो आर्टिकल 131 क्या है ये क्लियर है? रिप्लाई करो फिर आगे चले। क्लियर है कि नहीं? रिप्लाई करें, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। अब बात करते हैं सीबीआई को लेकर। सीबीआई का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये जो सीबीआई है, शुरू में ये बनी थी 1941 के आसपास। तब इसका नाम सीबीआई नहीं था। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन की हालत काफी पतली थी, यानी वो काफी पिट रहा था वर्ल्ड वॉर में। और उसको ऐसी आशंका था कि भारत में किसी भी तरह के रिवोल्ट हो सकते हैं। और कांग्रेस फुल मोड में थी, और हम देखा है कि 1 साल बाद ही गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। तो इनके पास जो इंटेलिजेंस था वो कह रहा था कि भारत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो कि वॉर सिचुएशन में भारत में एक तरह की खुफिया काम करेगी, जासूसी वाला काम करेगी, और ये पता करेगी कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं हो रही। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो 1946 में कानून लाया गया जिसका नाम था दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट। इसका नाम लिखा होगा यहाँ पे, ये जो कानून आया 1946 में आया है। और ये क्यों आया था? क्योंकि ये इस तरह की एक संस्था चाह रहे थे जो कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और वो सीधे एक तरह से वॉइस राय के अधीन काम करे, या फिर जो भी सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी उसके अधीन काम करे। अभी तक इसका नाम सीबीआई नहीं पड़ा है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था थी जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही थी, और ये पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरह के एक तरह से इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई इंक्वायरी का काम कर लेती थी। धीमे धीमे जब राज्य बनने शुरू हो गए तो राज्यों में विवाद होने लगा कि भाई ये किस तरह केंद्र सरकार मनमानी करती है, अपनी एक पुलिस फोर्स भेज देती है और हमारे यहाँ ये इस तरह के काम करती है। तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था संथानम कमेटी। ये बनाई गई थी संथानम कमेटी, और ये इसलिए बनाई गई थी कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस है, यानी केंद्र राज्य जो संबंध है, उन्हें और किस तरह अच्छा किया जाए। तो इसलिए कई सारी रिकमेंडेशंस थी संथानम कमेटी में। इसी रिकमेंडेशंस में एक ये था कि
एक संस्था बनाओ जिसका नाम रहेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से ही ये नाम मिलता है इसको, और इसका वास्तविक जो गठन है वो 1963 में माना जाता है। शुरू में जो सीबीआई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती थी। और इंदिरा गांधी के टेन्योर में तो ये पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर के इशारों पे काम करने लग गई थी। आज की अगर बात करूं सीबीआई की, तो सीबीआई काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधीन काम करती है, और ये किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के अधीन है ये डिपार्टमेंट। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन जो सीबीआई है वो काम करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीआई के लिए कोई कानून नहीं आया है, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास नहीं हुआ है। ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था और सीबीआई बन गई थी। अब दिक्कत ये है कि जब से सीबीआई बनी है और ये सीधे प्राइम मिनिस्टर के या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन काम कर रही है, और अभी वर्तमान में तो अब बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधीन काम करती है, जो कि डायरेक्टली पीएम के अधीन आता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन आता है। तो सीबीआई का काम ये है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करना, कोई कैसा कोई खास अपराध हो गया है जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है। आवाज साफ आ रही मेरी अभी? सर देखो स्पीकर मैंने भी कनेक्ट करके रखा है, तो मैं भी अपनी आवाज सुन पा रहा हूँ कि ठीक ठाक आ रही, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो सीबीआई जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, जब राज्य सरकार डिमांड करती है कि सीबीआई जांच हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत में हमने देखा था सीबीआई जांच की डिमांड की थी बिहार सरकार ने, या फिर केंद्र सरकार को लगता है कोई ऐसा केस है जिसमें सीबीआई को जांच करने की जरूरत है, तो वो सीबीआई को केस सौंपती है। तो जैसा कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, तो इसके पास दो तरह की परमिशन है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई केस हो गया और यहाँ पे सीबीआई जांच करने आई, तो एक तरह की जो परमिशन उसे कहते हैं जनरल परमिशन। यानी जिन जिन राज्यों ने सीबीआई को जनरल परमिशन दे के रखी, इसका मतलब सीबीआई उन राज्यों में जांच करने से पहले वहां के मुख्यमंत्री से पूछेगी नहीं, क्योंकि ये तो जनरल परमिशन दी है। और दूसरी जो परमिशन होती है वो केस टू केस बेसिस होती है। तो हमारे देश के लगभग सभी राज्यों ने सीबीआई को जनरल परमिशन दी हुई थी कि भाई आप जब चाहे कोई किसी भी केस की छानबीन करने के लिए हमारे राज्य में आ सकते हैं और छानबीन कर सकते हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो केस टू केस बेसिस सीबीआई को परमिशन देते हैं कि हाँ इस केस की छानबीन करने आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने पहले जनरल परमिशन दी हुई थी लेकिन अब वो अपनी जनरल परमिशन वापस ले रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल। तो ये 2 साल पुराना केस है, जिसमें एक शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल के कई सारे मिनिस्टर्स का भी नाम आया था, ममता बनर्जी के कुछ खास लोगों का भी नाम आया था, और काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। और ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ काम कर रही है या उनको परेशान करना चाहती है क्योंकि चुनाव आ रहे थे। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया कि भैया ये सीबीआई होती कौन है जांच करने वाली। पहली चीज, ना ये किसी कानून से बनी है, न संविधान में इसका जिक्र है, और तो और हमने अपनी जनरल जनरल जो परमिशन है वो भी खत्म कर दी है। तो किस हक से ये हमारे राज्य में आके जांच करती है? और इस सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये एक एज्ड पैरेट है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि ये एक पिंजड़े में बंद तोता है,
और इसका पिंजरा किसके पास है? सेंटर के पास। और तोता इसलिए कहा है कि वही बोलता है जो उसका मालिक उसको सिखाता है। तो इसके गठन को लेकर, इसकी फंक्शनिंग को लेकर, इसके काम धाम को लेकर राज्य सरकारों में बड़ा ही एक रोष है एक तरह का। और ये मांग बहुत समय से उठ रही है कि इसको एक कानून ला के इसका गठन किया जाए, या संविधान पर अमेंडमेंट करके इसको डाला जाए। इस तरह ने कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आया था और आपने इसको शक्तिमान बना दिया, कहीं भी जाके कुछ भी करती रहेगी। ये काफी एक केस हुआ था, उसे हवाला केस कहते हैं। हवाला क्या होता है पहले ये जान लो, क्योंकि अगली न्यूज में काम आने वाला है। मेरे पास कुछ पैसा है जो मैंने गलत तरीके से कमाया है, और यहाँ रखूंगा इस देश में, तो कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा। तो उस पैसे को मैं विदेश में भेजना चाहता हूँ कि जाए, और वहां पे काले धन को मैं सफेद करना चाहता हूँ। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हवाला। कि कोई एक व्यक्ति रहेगा जो मेरा यहाँ से पैसा लेगा और किस तरह वो विदेश में पहुंचाएगा, वहां इन्वेस्टमेंट करेगा, उसे हवाला कहते हैं, हवाला सिस्टम। तो एक केस हुआ था हवाला केस, जिसमें कई सारे मंत्री मिनिस्टर का नाम था, आईएएस ऑफिसर्स का नाम था। उस केस में सीबीआई ने ढंग से जांच नहीं की थी, और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, उसका नाम था विनीता नारायण केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि ये तो एक पिंजड़े में बंद होता है। तो जो सीबीआई है, उसके पास जो परमिशन मैंने बोली, जनरल परमिशन, उसको कहीं कहीं जनरल कंसेंट भी कहा गया है। कुछ राज्य सरकारें इसको दे देती हैं, कुछ राज्य सरकारें इसको छीन लेती हैं। हाँ यार, आवाज तो ब्रेक हो रही है, मुझे भी लग रहा है। अब पीक आवर्स में अपन पढ़ रहे हैं, 9 बजे के बाद डाटा खूब सारा यूज हो रहा है पूरे हर जगह, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा इंगेज होंगे। चलो, अभी तक जो समझा है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और बाकी वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में डल जाएगा, वहां पे स्पीड बढ़ा के देख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो जो अनसुना रह गया ना, वो वीडियो में रिकॉर्डेड रहेगा, आप यूट्यूब में एक बार इसको देख लोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। वहां पे 1.5x की स्पीड कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेकर ये सब विवाद है। ये थी न्यूज सीबीआई को लेकर। अगली न्यूज में चलते हैं। बहुत दिनों से हल्ला था कि पाकिस्तान जो है, ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा। और आखिर में जो रिजल्ट है उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये थी कि टर्की कैसे इस लिस्ट में आ गया। एक एक करके सब चीज समझते हैं। जैसे इसके नाम से क्लियर है, ये फाइनेंस को लेकर काम करती है। इसका जो मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे लगाम लगाना है। यानी काले धन को सफेद करने वाला जो सिस्टम है उसको रोकना है, यानी हवाला सिस्टम को रोकना है। ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। यानी आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है उसको कम करना, नहीं तो आतंकवाद तो कभी खत्म ही नहीं होता। और जो देश इन दोनों चीजों को करते रहते हैं, उनको पहले एफएटीएफ डालता है अपनी ग्रे लिस्ट में। और अगर फिर भी बाज नहीं आते तो एक और लिस्ट है, उसको कहते हैं ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में लगभग 28 देश है, और ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ही देश आते हैं, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया।
सवाल ये है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आने पे क्या बिगड़ जाएगा किसी देश का, ऐसा क्या खास हो जाएगा उसके साथ। देखिए एफएटीएफ को जो बनाया है, इसको G7 कंट्रीज ने बनाया है, और G7 कंट्रीज दुनिया के सबसे विकसित देश, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें यूएस है, यूके, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, 1 2 3 4 5 6, जर्मनी। इन लोगों ने 1989 में एफएटीएफ संस्था बनाई कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। पहले इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, 2001 में इसमें एक और ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया जिसका नाम है टेरर फाइनेंसिंग। और दुनिया के सारे देशों का ये ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं कि किस देश में पैसा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। भारत आज तक कभी ग्रे लिस्ट में नहीं आया, पाकिस्तान पिछले 6 सालों से ग्रे लिस्ट में है। अब दुनिया के सबसे अमीर देशों की जो संस्था है, अगर उसी ने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, इसका मतलब दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से आपको लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट कैसे करोगे। सबसे बड़ा घाटा इसका इस चीज का, कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सब आपको लोन नहीं देंगे, और लोन नहीं देंगे तो आप देश में विकास कैसे करेंगे। तो पाकिस्तान पिछले 3 सालों से जो पिछले 6 सालों से ग्रे लिस्ट में था, अभी फिर से वो ग्रे लिस्ट में है, मतलब उसने अपनी जो हरकतें हैं उसमें सुधार नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम था टर्की। ये कैसे आ गया? तो बस वही चीज़ है, आपने कर्म ऐसे किए थे कि पकड़ गए और आप आ गए इसमें। आप तो एफएटीएफ बनाया है G7 ने, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। 1989 में ये संस्था बनी थी। 2001 में इसका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव टेरर फाइनेंसिंग वो जोड़ा गया। इसकी साल में लगभग 4 बैठक होती है रीजन वाइज, और हर कंट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट में आती हैं, अपना काम सुधार करती हैं और फिर हट जाती हैं उस लिस्ट से। कुछ ऐसी हैं पाकिस्तान जैसी जो कभी समझती ही नहीं है और ग्रे लिस्ट में हमेशा रहते हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो तो ब्लैक लिस्ट में बैठी, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो इसमें रिसेंट अपडेशन है कि टर्की भी ग्रे लिस्ट में आ गया, जो कि कभी उम्मीद कोई नहीं करता कि टर्की वैसे करता, और टर्की पे इल्जाम लगे हैं कि वो आतंकवादियों को बहुत सहायता कर रहा है, पैसे दे रहा है। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई कर दो। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखो, हेडक्वार्टर ध्यान रखो, कब बना है वो ध्यान रखो, किसने बनाया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ध्यान रखो। और अभी सबसे जो चौंकाने वाला एडिशन है वो टर्की है ग्रे लिस्ट में। अगली न्यूज में चलते हैं। एक नवंबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो नाम के शहर में, जो कि स्कॉटलैंड में है,
कोप 26 की बैठक होने वाली है। तो अभी मैंने बताया कि 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक ग्लासगो नाम के शहर में, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहां पे कोप 26 की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जो होस्ट कंट्री है वो तो यूके है। स्कॉटलैंड यूके का पार्ट है। और इसके साथ एक और कंट्री है जिसका नाम है इटली, जो पार्टनर कंट्री है। इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि इटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्टनर बना हुआ है। और इटली से उम्मीद है कि इस बार की कोप 26 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में भी जोर शोर से प्रचार करेगा। दुनिया के लगभग 130 देशों ने अपने देश को नेट जीरो बनाने का टारगेट दे दिया है। नेट जीरो बनाने का टारगेट दे दिया है। भारत से भी उम्मीद की जा रही है कि भारत भी अपने देश में कब तक नेट जीरो करेगा उसका टारगेट दे दे। सवाल ये कि नेट जीरो क्या होता है। जितना हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, अगर उतना ही हम उसको एब्जॉर्ब कर लें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेट जीरो। नहीं, मान लीजिए हम 100 टन कार्बन निकालते हैं, एमिट निकाल रहे हैं, और हमारे पास इतने जंगल हैं जो इस 100 टन कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जितना हमने एमिट किया उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं नेट जीरो। लगभग दुनिया के हर बड़े देश ने 2050 तक अपने देश को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। अपना पड़ोसी मुल्क चाइना 2060 तक नेट जीरो करेगा। हमसे भी उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया एक बड़ा देश है, और कार्बन एमिशन में, कार्बन निकालने में हम यूएस, चाइना के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं। तो यूएस ने बोला है कि 2050 तक वो नेट जीरो हो जाएगा, चाइना ने बोला 2060 तक हो जाएगा। हमसे उम्मीद की जा रही है कि यू आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन, आप भी नेट जीरो होने का टारगेट या डेडलाइन बताइए। अब सवाल ये है कि दुनिया क्यों नेट जीरो के पीछे भाग रही है। क्योंकि पिछले 30 सालों से दुनिया ने देखे हैं क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। जिस भी जमीन की जो जलवायु है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं मानसूनी जलवायु है, वहां मानसून नहीं आ रहा। कहीं ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां पे पतझड़ ही नहीं आ रहा। कहीं भूकंप बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं हो रही तो रुक ही नहीं रही। ये है क्लाइमेट चेंज। और इसकी वजह से अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी इफेक्ट कर रही है। यानी हमारी जमीन की जो ईल्ड है, जो उपजाऊपन है, वो इफेक्ट करेगा। फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हंगर से मर जाएंगे, यानी कुल मिला के मरेंगे हम। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर 1992 में ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे एक बैठक हुई, इसका नाम था अर्थ समिट। और इस बैठक से एक संस्था निकल के आई जो यूनाइटेड नेशंस के अधीन काम करती है। उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर इसको काम करना है, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन कम से कम हो। लगभग हर साल ये अपनी मीटिंग करता है। इस बार इसकी जो मीटिंग हो रही है वो है 26वीं मीटिंग, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है, रिप्लाई कर दीजिए।
इसी यूएनएफसीसीसी की जो 21वीं बैठक हुई थी, ये हुई थी पेरिस में। और इस पेरिस की जो बैठक थी, इससे निकल के आया पेरिस एग्रीमेंट। और जिसने कहा कि हमें दुनिया को का जो वैश्विक तापमान है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। लेकिन किसके लेवल से? तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या होता है? जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो कोयले का उपयोग बहुत हुआ, मशीनें चली, बिजली बनी, बिजली से मशीनें चलाया, तो कोयले का उपयोग हुआ और कोयले से हुआ पॉल्यूशन। और उसी पॉल्यूशन का असर हम ये देख रहे हैं कि आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का अनुपात है, प्रपोर्शन है, वो बिगड़ गया है। कार्बन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो बिगाड़ रहा है। वो एक तरह से सनलाइट है उसको एब्सॉर्ब करके रख रहा है और हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो ये एक टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट में कि हमें दुनिया भर का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। और इसके लिए दुनिया भर के देशों से कहा गया कि आप अपने टारगेट्स बताइए कि आप कैसे कम करेंगे, कैसे आप अपने देश में कार्बन एमिशन को कम करेंगे। जैसे होता है ना कि माता रानी बिठानी है तो सबसे चंदा का पूछते हैं और फिर कहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसको जो दक्षिणा देनी है, दान देनी है, चंदा देना दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए हमें माता रानी बिठानी है, भंडारा भी करना है। उस तरह दुनिया भर का ये टारगेट था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है ग्लोबल टेम्परेचर। और हर देश को कहा कि आप अपने मन से कुछ टारगेट बताएं कि किस तरह आप अपने देश के कार्बन एमिशन को कम करेंगे। इन टारगेट्स को कहा गया INDC, इंग्लिश में कहा गया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। यानी स्वैच्छिक राष्ट्रीय, डिटरमाइंड का हिंदी क्या होता है? जो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान या अंशदान। तो हर देश को अपने हिसाब से टारगेट बताना था कि हम क्या क्या करेंगे जिससे हमारा क्लाइमेट एमिशन कम हो। भारत ने अपने 3 टारगेट बताए कि हम ये 3 टारगेट को 2030 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये हम कब कर रहे हैं? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि हमें दुनिया का वैश्विक टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होने देना है। और ये हम किसके अधीन कर रहे हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अधीन कर रहे हैं। फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हिंदी में समझाता हूँ मैं इसको। देखिए दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत बर्बाद होगा तो अमेरिका बच जाएगा। विपदा तो कॉमन है, संकट सब पर आया, लेकिन उत्तरदायित्व तो सबका अलग अलग है। संकट एक है लेकिन उत्तरदायित्व अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ऐसे देश जो विकसित हुए हैं, विकसित क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फायदे उठा लिए।
यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इन्होंने कोयले का खूब उपयोग किया और अपने देश को विकसित किया। आज उनकी निकाले हुए कोयले की वजह से भारत में तूफान आ रहा, कार्बन की वजह से। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस विपदा से हमें बचाने की। तो संकट सबके एक ही है, लेकिन जिसने ज्यादा मजे लिए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। भारत ने स्वेच्छा से अपने 3 टारगेट बताए कि हम ये 2030 तक पूरा करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करें। तो हमारे जो 3 टारगेट है, जो हमने स्वेच्छा से खुद ही बोले थे, कब वादा किया? 2015 में। अब तक पूरा करना है 2030 तक। क्या क्या वादा है? पहला वादा ये है मेरा, यानी मेरा पहला आईएनडीसी ये है कि हम हमारी जो ऊर्जा खपत है, यानी हमें बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हम 2030 तक कम से कम 40% जो ऊर्जा बनाएंगे वो अक्षय ऊर्जा होगी, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। अगर 100 यूनिट की खपत है मेरे घर में, तो कम से कम 40 यूनिट तो मेरी उस सोर्स से आनी चाहिए जहाँ पे कोयले का उपयोग ना हुआ या जीवाश्म ईंधन का उपयोग ना हुआ। ये पहला मेरा वादा है। दूसरा मेरा वादा ये था कि 2005 के लेवल में जितना मैं कार्बन एमिट करता था, 2005 में मान लो मेरे देश में 100 टन कार्बन निकलता था एक दिन में, तो 2005 के लेवल में जो मेरा कार्बन एमिशन था उससे मैं 33 से 35% की कटौती करूंगा। यानी अगर मैं 2005 में मान लो मेरा 100 टन कार्बन एमिशन था 2005 में, तो 2030 तक मैं इस 100 टन को 66.5 टन कर दूंगा, यानी मैं अपने कार्बन एमिशन को कम करूंगा। तीसरा मेरा वादा ये था कि मैं अपने देश में एडिशनल अतिरिक्त 2 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाऊंगा। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कार्बन सिंक क्या होता है। कार्बन सिंक ये वो व्यवस्था है, वो सिस्टम है जिसमें हम कार्बन को एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे आपने कार चलाई, कार्बन निकला, आपने सांस ली, कार्बन निकला। ये कार्बन कौन एब्सॉर्ब करेगा? पेड़ करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे। लेकिन पेड़ पौधे के अलावा भी जो दलदल होती है, मार्शी एरिया होते हैं, जो झील तालाब होते हैं जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं, आर्द्र भूमि, जो पेड़ों की पत्तियों का मतलब कलेक्शन होता है, या फिर जो ही जिसे ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस, ये सब भी कार्बन को सोख लेते हैं और एक तरह से अपने अंदर छुपा लेते हैं। तो हमने कहा कि हम अभी हमारे देश में जितने भी कार्बन सिंक है, अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन, एक टन में 1000 किलो होता है, तो 2.5 से 3 बिलियन टन का एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ये मेरे तीन वादे हैं, और जिसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और बहुत गर्व की बात है कि दुनिया में इकलौता ऐसा देश भारत है जो अपने आईएनडीसी को पूरा कर भी रहा है। भाई हमने सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, इसमें हम सौर ऊर्जा के लेकर काम कर रहे हैं। हमने घरों में जो महिलाएं हैं उनके चूल्हे से लकड़ी हटा के हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत उनको सिलेंडर दिए।
हमने उजाला स्कीम के तहत हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाया। हमने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए। हमने 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था कि इतनी ऊर्जा हम अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। और 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाने का लक्ष्य है मेरा, और जिसमें हम बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। तो आप देखिए आपके शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई। ये सब हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जिसमें हम अपनी ऊर्जा का जो सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल से डाइवर्ट करके रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम कैसे वादा करते कि हम कब तक नेट जीरो हो जाएंगे। बड़े देश कर सकते हैं ये वादा, क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। हम एक झटके में कैसे बोल दें कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे, जबकि हमें अभी कोयले की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी हमारी एनर्जी डिमांड्स है कि बिना कोयले के हम पूरा कर भी नहीं सकते अभी। और सवाल ये है कि आपने तो मजे ले लिए, दुनिया में कोयला फैला के अपने आप को डेवलप करके आप साधु बन रहे हैं, और हमारे डेवलपमेंट में आड़े आ रहे हैं कि अब आपने कोयले के प्लांट्स बंद करो, थर्मल प्लांट्स बंद करो। माना कि हम थर्ड नंबर पे एमिटर हैं, लेकिन हमसे यूएस और चाइना हमसे कई गुना ज़्यादा एमिट करते हैं। तो इसलिए हमारे साथ समस्या है कि हम अभी नेट जीरो का जो वादा है कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हम विकासशील देश हैं। तो ये न्यूज़ क्लियर हो रही, रिप्लाई कर दो। यस सर। और अभी जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर एक ये न्यूज़ आएगी, फिर और समझेंगे इसके बारे में। अगली जो न्यूज़ है ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर है। हुआ ये कि जम्मू कश्मीर में कई सारे लोग को मारा जा रहा था, तो वहाँ की राज्य सरकार ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा और पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया। 2 दिन पहले भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। उन पे सरकार यूएपीए लगाने वाली है। यूएपीए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो बेसिकली आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उनके बारे में। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है, ये हमें प्रिवेंशन देता है। इससे किससे हमें बचाता है? ये हमें बचाता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से कुछ हमें प्रिवेंशन देता है, कुछ हमें विशेषाधिकार देता है। अब समझते हैं पहले अरेस्ट क्या होता है और डिटेंशन क्या होता है। अरेस्ट आप लोग जानते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस आगे बोलती है यू आर अंडर अरेस्ट, यानी अब आप हमारी कस्टडी में। तो जब अरेस्ट होता है तो उसमें आप आपकी फ्रीडम को रोक खत्म किया जाता है, और कोई आपकी फ्रीडम के ऊपर आपको पकड़ता है, यानी अब आप कहीं घूम फिर नहीं सकते, आपको कस्टडी में लिया गया। और ये जो कस्टडी होती है ये भी दो प्रकार की होती है। पुलिस ने आपको पकड़ा है तो उसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। अब पुलिस ने आपको कस्टडी में लिया है, लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ये आर्टिकल 22 ही कहता है। और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पे मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसको भाई 10 दिन की रिमांड दी जाती है। तो जब मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया और फिर हमें पुलिस पकड़ के ले गई, तो उसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। यानी अब कोर्ट ने ही कहा है कि इनको कस्टडी में रखा जाए। तो जब अरेस्ट किया जाता है हमें, तो इसका मतलब हमने कोई क्राइम किया है, या हम कोई अपराध कर रहे हैं, या हमने कोई लॉ को ब्रेक किया है, अभी हमको अरेस्ट किया गया। अगर हम कोई अपराध करते अगर हम कोई अपराध कर दे तो हमें मिलेगा पनिशमेंट। तो मान लीजिए मैंने किसी का पर्स चुरा लिया, तो पुलिस ने मुझको पकड़ा है, मुझे पनिशमेंट देगी। तो ऐसे
अरेस्ट को कहेंगे प्यूनिटिव अरेस्ट, यानी अब आपको सजा मिलेगी। दूसरा, मैं मेले में घूम रहा था, मैंने किसी का पर्स नहीं चोरी किया, लेकिन पुलिस ने मुझे इस बिना पे पकड़ लिया कि अगर ये घूमता रहेगा तो किसी का पर्स चुरा लेगा। यानी मैंने अपराध किया नहीं है, पुलिस को ऐसा लगता है, राज्य को ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि ये बाहर रहेगा तो ये अपराध करेगा। तो मुझे अपराध करने से रोकने के लिए मुझे अगर पकड़ा गया, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मुझे उसे उसे कहते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट या डिटेंशन। अब अरेस्ट और डिटेंशन जो है, ये होते तो वैसे एक चीज है, बस थोड़ा सा इनमें अंतर है। जब अरेस्ट किसी चीज को किया जाता है, इसका मतलब, या मुझको मान लो अरेस्ट किया गया, तो मुझको मेरे घर से उठा के मुझे पुलिस लॉकअप पे कहीं रखा जाए। डिटेंशन में ये होता है कि हम निगरानी में आ जाते हैं, कि हो सकता है मुझे अरेस्ट ना किया जाए, लेकिन पुलिस मुझे कहे कि आपको दिन भर कहीं भी घूमेंगे तो आपको हमको बता के जाना पड़ेगा। जैसे जब कश्मीर में 370 हटा, तो वहाँ के बड़े नेताओं को घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वैसे वो शब्द हाउस अरेस्ट सही नहीं था, उसे कहना था हाउस डिटेंशन। यानी हमने आपको आपके घर में कैद कर लिया, कोई लॉकअप में नहीं डाला, लेकिन आप अपने घर में ही कैद है, कहीं बाहर निकल नहीं सकते। तो आर्टिकल 22 हमें कुछ अधिकार देते हैं कि अगर आप हमें पकड़ते हो तो पहले बताओ क्यों पकड़े हो, फिर दूसरा, पकड़े हो तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। यानी कस्टडी में हम हैं तो बताना पड़ेगा हमें कस्टडी में क्यों लिया और किस कानून के तहत हमको कस्टडी में रखा गया। कश्मीर में माहौल बिगड़ ना जाए इसलिए 700 से अधिक लोगों को डिटेन कर लिया। डिटेन मतलब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अपराध करेगा, इसलिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको डिटेन कर लिया गया। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मैंने जो बताया कि आपने अपराध किया नहीं, फिर भी अपराध करने की आशंका में आपको पकड़ लिया जाए, इस तरह के कानून बनाने के अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। यानी राज्य भी अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। और इनमें मतलब क्लियरली लिखना पड़ेगा कि इसमें आप किस व्यक्ति को पकड़ोगे और उसके साथ कैसा सलूक होगा, कितने समय की जेल होगी, क्या क्या उसके साथ सेफ गार्ड्स होंगे, सब बताना पड़ता है। मतलब बिना कानून की कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लग नहीं सकता। आप लोगों ने इतिहास में रॉलेट एक्ट का नाम सुना होगा। वो एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन था। गांधी जी को बार बार पकड़ लिया जाता था, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के में पकड़ाया जाता था कि ये आदमी बाहर रहेगा तो कुछ ना कुछ हंगामा करेगा। दुनिया के लगभग सभी देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है ही नहीं। वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है। भारत अपवाद है, भारत एक्सेप्शन है, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट चलते हैं। यानी बिना अपराध किए सरकार शक की बिना पे ही आपको पकड़ के जेल में डाल सकती है। ऐसा ही एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो राज्य के द्वारा बनाया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा, वहाँ पे लोगों को पकड़ा गया। इसके अंदर उनके साथ क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। हम अपने देश से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बारे में जानेंगे। अभी मैंने आपको आर्टिकल 22 के बारे में बताया, अरेस्ट के बारे में बताया, जुडिशियल और पुलिस कस्टडी के बारे में बताया, प्रिवेंटिव और पोनेटिव डिटेंशन के बारे में बताया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें, फिर आगे चले। इसमें कोई डाउट? ईशा जुडिशियल कस्टडी वो होती है, पुलिस ने आपको पकड़ा, जज के सामने पेश किया, अब जज ने कहा इसको 10 दिन की जेल में रखो, तो जब मजिस्ट्रेट बोले उसे कहते जुडिशियल कस्टडी।
अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं, इनके कानून बड़े ही बेकार या कंट्रोवर्शियल होते हैं। किसी को भी उठा लो, जेल में डाल दो, कोई बेल नहीं होती, जमानत नहीं होती, सालों साल पड़े रहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के नाम पे बहुत लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। 1950 में ही हमारे देश में पहला एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना, जो कि 1969 में हटाया गया, जो कि 1969 में हमने यूएपीए बना दिया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो हमने इमरजेंसी जब लगाई उसने, तो उन्होंने मीसा नाम का एक्ट ला दिया। मोदी जी कहते हैं वो भी पकड़े गए थे इस एक्ट में, मीसा में। फिर कोफे पोसा लाया गया। एक अब बहुत समान तौर पे एक कानून सुनते हो कि रासुका लगा दी गई, रासुका लगा दी गई। तो रासुका मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये अभी भी चल रहा है, ये कैंसिल हो चुका है। एक टाडा, टाडा मतलब जिसमें संजय दत्त फंसा हुआ था, संजय दत्त वाला टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये लगाया गया था। 85 में आया था, 95 में हटा दिया। फिर जब एनडीए की सरकार आई, यानी भाजपा की सरकार आई, उन्होंने पोटा लाया। कांग्रेस ने टाडा लाया तो भाजपा ने पोटा लाया, 4 में उसको भी हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे कानून है, और आज तो यूएपीए भी हमारे पास है। दुनिया में डेमोक्रेसी जिनके पास भी है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी सही में प्रैक्टिस की जाती, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से चलता है, क्योंकि हमारे देश में खतरा है, संकट है। पाकिस्तान है, चाइना है, हमारे देश को टुकड़े किए जा रहे हैं। ये सब कह के सरकार इन सारे एक्ट को जस्टिफाई करती है और कहती जरूरी भी। और हम लोग कभी सुनते भी हैं कि ये आदमी 10 साल जेल में सड़ गया, इसके तो कोई अपराध नहीं था। तो ये ऐसे कानून है जिसमें नो बेल नो जेल, मतलब नो बेल ओनली जेल। और कानून में लिख दिया कि 3 साल की जेल, बिना ट्रायल के तो 3 साल की जेल। बस कानून में होना चाहिए, और ये जो कानून है ये सारे पार्लियामेंट से पास होने चाहिए। राज्य में कोई कानून बना रहा है तो राज्य की विधानसभा में पास होने चाहिए। लेकिन इस तरह की धूमधाम, जैसे महाराष्ट्र में एक है मकोका, यूपी का है यूपी कोका, गुजरात का है गुज कोका, अभी बिहार का है बिहार पुलिस एक्ट। ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही है। बिल्कुल सुपरमैन हो जाती है इसमें पुलिस, किसी को भी उठाती है और किसी को जेल में डालती है। क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ने में लगी हैं। हमारी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी पे अटैक हो सकता है, इसलिए ये भी जरूरी है। तो आर्टिकल 22 को ध्यान रखना। पुनिटिव डिटेंशन तब होता है जब हमने अपराध किया है, तब हमें पनिशमेंट के तौर पे पुनिटिव डिटेंशन होता है। मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन ऐसा शक है कि मैं अपराध कर सकता हूँ, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, चुनाव के समय 2-3 दिन पहले सारे छठे हुए गुंडे बदमाशों को जेल में डाल दिया जाता है। कि ये भी एक प्रिवेंशन ही है कि ये बाहर रहेंगे, चुनाव में दिक्कतें करेंगे। तो ये है हमारे देश के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की कहानी। अंग्रेजों ने भी रॉलेट एक्ट लाया था, उसके पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया था। उसके बाद भी बहुत सारे एक्ट लाते गए। एक सेडिशन चल ही रहा है हमारे देश में, देशद्रोह वाला। ये आईपीसी की धारा 124A में है। इसके तहत गांधी भी जेल गए। आज भी बहुत सारे बच्चे, लड़के, आदमी लोग इसमें जेल जाते रहते हैं। सेडिशन यानी देशद्रोह वाला, ये आईपीसी के सेक्शन 124A में। क्लियर हो रहा है? रिप्लाई कर दें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही दुनिया की 1/4 जमीन ब्रिटेन के पास थी। यानी वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर था, दुनिया के बहुत से देशों को गुलाम बना के रखा हुआ।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही देशों के आज़ाद होने का सिलसिला शुरू होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पहला जो देश आज़ाद होता है वो इंडिया है। लिस्ट बहुत लंबी है, सब आज़ाद होते हैं। ऐसे देश जिनका इतिहास ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ था, वो लोग मेंबर बने कॉमनवेल्थ के। इसका ये मतलब नहीं कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन हम पे हमारा मालिक था तो हम आज भी उसकी गुलामी में है। भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है, लेकिन एक तरह की साझा विरासत है कि 300 साल ब्रिटेन ने हम पे रूल किया, ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ सीखा, ब्रिटेन ने हमको बहुत कुछ दिया, या ऐसे जो भी देश जिनका ब्रिटेन ने उनको रूल किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कॉमनवेल्थ के पार्ट होते हैं। लगभग 54 देश इसमें कॉमनवेल्थ के पार्ट है, और ये लोग एक साथ मिलकर कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेलते हैं। हर 4 साल में ये गेम होता है। 2022 में जो गेम होने वाले हैं ये होंगे बर्मिंघम में, बर्मिंघम यूके में। और इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश भारत ही है। कॉमनवेल्थ के अंदर भी 16 ऐसे देश हैं जो कॉमनवेल्थ रिल्म के पार्ट है। भारत कॉमनवेल्थ रिल्म का पार्ट नहीं है। कॉमनवेल्थ रिल्म का पार्ट ये है, इन 16 देशों की जो प्रेसिडेंट का पद है वो ब्रिटेन की रानी के पास है। यानी इन देशों की सर्वोच्च जो पोस्ट है वो ब्रिटेन की रानी के पास। आमतौर पे कह सकते हैं ये सारे देश डोमिनियन है ब्रिटेन के। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिजी। यानी इन लोगों की रानी कौन है? ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इन 16 देशों में एक देश था बारबोदास, जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। 3 लाख की आबादी वाला देश है। और लोकेशन आप देखो, ये करेबियन आइलैंड है, ये ऊपर यूएसए है, ये साउथ अमेरिका है, ये छोटे छोटे जो आइलैंड है वहां का एक देश है। इसने हाल ही में घोषणा की कि ये अपने देश में प्रेसिडेंट का चुनाव करेगा। इसका ये मतलब है कि ये रानी को अपनी रानी अब मानेगी नहीं। तो हाँ, ये कॉमनवेल्थ रिल्म से बाहर निकल रहा है और ये क्वीन एलिजाबेथ को अपनी रानी अब नहीं मानेगा। यानी इसने डोमिनियन स्टेटस को त्याग दिया, लेफ्ट कर दिया। तो भारत कॉमनवेल्थ का तो पार्ट है, कॉमनवेल्थ रिल्म का पार्ट नहीं है। और जरूरी नहीं कि इस कॉमनवेल्थ में वही सारे देश मेंबर हों जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने रूल किया हो। कोई ऐसा भी जिस पर ब्रिटेन ने कभी रूल ना किया हो, फिर भी उसका मन है कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो वो भी इसमें ज्वाइन हो सकता है। ऐसे ही 2 देश हैं, एक का नाम है मोजाम्बिक, ये अफ्रीकन देश है, और एक और अफ्रीकन देश है उसका नाम है रवांडा। ये कॉमनवेल्थ के पार्ट है, लेकिन कभी भी ब्रिटेन ने इन पे रूल नहीं किया। तो बारबाडोस कॉमनवेल्थ रिल्म का पार्ट था और इसने अपने देश में प्रेसिडेंट का चुनाव कराया। इसका मतलब अब इसने रानी को रानी मानना छोड़ दिया है, मतलब इसने अपना डोमिनियन स्टेटस को त्याग दिया। क्लियर हुई बात? रिप्लाई कर दें। मेंस क्वेश्चन है आर्टिकल 131 के बारे में 3 नंबर पे। भारत के इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 5 नंबर में।
और सीबीआई के बारे में है, सीबीआई क्यों अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों से अभी भी गवर्न कर रही है, क्यों ना इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो क्यों ना सुधार किया जाए, इसमें कमेंट करिए। एमसीक्यू में चलते हैं। सीबीआई का गठन कब हुआ है? ध्यान रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम से कब बनी है? 82, 63, 56, 71। 1963 में। सभी सही जवाब दे रहे हैं। 82 कहाँ से आ गया संदीप? और ये किसकी रिकमेंडेशन में बनी थी? संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन। जो एफएटीएफ है, इसका मुख्यालय ओईसीडी के ऑफिस के अंदर है, यानी ओईसीडी की बिल्डिंग के अंदर ही इसका मुख्यालय। ओईसीडी का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी दुनिया की आर्थिक सहयोग को तरक्की के लिए इसका काम करना है। तो इसके नाम से देखकर बताओ कि इसका उद्देश्य क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम में ही जवाब है। दुनिया भर के मेंबर कंट्रीज के बीच में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। यहाँ डिफेंस की तो बात है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, आर्मी वाला नहीं होगा। अभी हाल ही में शिवराज मामा ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक सेंचुरी बनेगी। कहाँ बन रही है ये सेंचुरी? ये अभयारण्य कहाँ कहाँ बनेगा? जिस जिले में नौरादेही सेंचुरी है, उसी जिले में बन रहा है। नौरादेही सेंचुरी जिस जिले में है, उसी जिले में बन रहा है। जिस जिले में डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस जिले में बन रहा है। नौरादेही सेंचुरी क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है, और ये है सागर में। तो सागर में एक नई सेंचुरी बन रही है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे बन रही है। चलिए, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताइए।